दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी ने कोर्ट से की 5 दिनों की कस्टडी की मांग। भारत में कोरोना ने पकड़ी डरावनी रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले आए सामने। देश में 32,000 से अधिक एक्टिव मामले। पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर सीक्रेट बैठक में विधायक प्रतिमा दास ने बताया रूटीन। बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल कर्मी ने मानवता को किया शर्मसार। अस्पताल कर्मी ने शव का किया सौदा। पोस्टमार्टम के नाम पर 50,000 रुपए की मांग। दर भीख मांगने को विवश मां बाप। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही है और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की आज यानी गुरुवार को राउज एवेन्यू के कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान ईडी ने सत्येंद्र जैन की 5 दिनों की कस्टडी की मांग की। सत्येंद्र जैन को ईडी यानी परिवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत भेज दी थी। सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा है कि सत्येंद्र जैन के मामले की जांच सीबीआई 2016 से ही कर रही है, लेकिन अभी तक मामले में चार्जशीट तक फाइल नहीं की गई है। ईडी का कोई कार्यक्षेत्र नहीं बनता कि वो इस मामले की जांच करे। सिब्बल ने ईडी द्वारा सत्येंद्र जैन की 5 दिनों की कस्टडी मांगे जाने का विरोध किया है। दरअसल ईडी ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी की मांग की है, 5 दिनों की कस्टडी की मांग की है, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले में अपनी बात रखी और ईडी को 5 दिनों के कस्टडी की मांग को लेकर के कोर्ट में अपनी दलील पेश की। और चलिए राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर थोड़ी ही देर में नामांकन जो है वो होने वाली है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार नामांकन करने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि कुछ ही देर में एनडीए के चारों कैंडिडेट विधानसभा पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के 2 और जेडीयू के 2 कैंडिडेट बिहार विधानसभा पहुंचेंगे और थोड़ी ही देर में नामांकन होगा। धीरे धीरे जो तमाम बड़े नेताएं हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर देखिए एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से है। नामांकन का आज आखिरी दिन और ऐसे दिन आपको बता दें कि एनडीए के चारों कैंडिडेट कुछ ही देर में वहां विधानसभा पहुंचने वाले हैं और नामांकन अब से कुछ ही देर में। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, एनडीए के जो चारों कैंडिडेट हैं वो अब से कुछ ही देर में नामांकन करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर में ही एनडीए के चारों जो उम्मीदवार हैं एमएलसी के वो नामांकन करेंगे, लेकिन अब तक जो कैंडिडेट है वो नहीं पहुंचे हैं। धीरे धीरे जो नेता हैं दोनों ही पार्टियों के वो लगातार पहुंच रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि कैंडिडेट भी अब से कुछ देर बाद विधानसभा में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आकर वो अपना नामांकन करेंगे। चारों कैंडिडेट आज एक साथ ही नामांकन करेंगे। जेडीयू के जो कैंडिडेट थे दोनों वो बीते दिनों अपना नामांकन कर सकते थे, लेकिन बीजेपी के दोनों उम्मीदवार की वजह से पार्टी ने रोक दिया और आज एनडीए के चारों उम्मीदवार एक साथ विधानसभा पहुंचेंगे और यहाँ पे आकर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। निषेध, ये बताइए कि फिलहाल वहां पर दोनों ही पार्टी के कौन से दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं नामांकन को लेकर? देखिए कई सारे नेता पहुंच रहे हैं। बीजेपी कोटे की अगर बात करें तो कई मंत्री पहुंचे हुए हैं। खुद बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड से भी कई सारे नेता और विधायक पहुंच रहे हैं। अभी जो सिलसिला है वो नेताओं के आने का शुरू हुआ है। अभी और भी जो दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके भी आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और जो नेता है वो विधानसभा में लगातार पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया निषेध आपका। तो देखिए अब से कुछ ही देर में जो चारों कैंडिडेट हैं वो नामांकन करने वाले हैं और ऐसे में
इंतजार है। कई सारे ऐसे बीजेपी के दिग्गज हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता निषेध ने जानकारी दी है, वहां पर पहुंच चुके हैं और चारों कैंडिडेट का इंतजार हो रहा है। इंतजार के बाद सभी कैंडिडेट वहां पहुंचेंगे। कई दिग्गजों के पहुंचने की संभावना है। ये भी माना जा रहा है कि सीएम नीतीश भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार कौन से वो दिग्गज नेता हैं जो इस दरमियान वहां पर मौजूद रहेंगे। कुछ देर का इंतजार और थोड़ी ही देर में चारों कैंडिडेट नामांकन करेंगे। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना को लेकर अगर आप लापरवाह हो गए हैं तो ये बड़ी खबर देखना आपको बेहद जरूरी है। दरअसल भारत में कोरोना ने डरावनी रफ्तार पकड़ ली है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर भारत में कोरोना ने, आपको बता दें कि डरावनी रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले सामने आए हैं और ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े, जहां पर देश में 32,000 से अधिक एक्टिव मामले अब हो गए हैं। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ये आंकड़े अब बेहद डरावने वाले हैं। धीरे धीरे जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बीते 24 घंटे में 7,240 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और यहाँ पर अब लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उन्हें पालन करना ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तभी इन बढ़ते आंकड़ों पर एक बार फिर लगाम लगाया जा सकेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। शाहजहांपुर में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज विद्युत संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। सभी नाराज विद्युत संविदा कर्मी अधीक्षक अभियंता कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। विद्युत कर्मियों की मांग है कि अप्रैल और मई माह के वेतन को उनके खाते में निर्गत किया जाए। इस दौरान जानकारी देते हुए अशोक कुमार पाल ने बताया है कि विभाग के तमाम अधिकारियों को पत्र के माध्यम से कई बार संविदा विद्युत कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज का जो धरना कार्यक्रम है ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। हमने 17 मई को मध्यांचल और एसी साहब दोनों लोगों को एक पत्र कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में रिसीव कराया था और 10 पत्र अधीक्षण महोदय को हम दे चुके हैं। सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट में जाति प्रमाण पत्र को लेकर 1 महीने से धरने पर गोंड धुरिया समाज के लोग बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कई जिलों में आदिवासी विकास सेवा संस्थान का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव यूपी की मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करे। वहीं जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गोंड ने कहा है कि 31 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सांसद आए, आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बरेली के एमजेपी रेहलखंड विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किया, जिससे सभी छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आई। कार्यक्रम में महापौर उमेश गौतम, विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा, विधायक एसपी आर्य शामिल रहे। वहीं मंत्री ने कहा है कि छात्र इससे कंपटीशन की तैयारियां कर सकेंगे और अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे। और ये प्रैक्टिकल टिप्स जो दी जाती हैं इनको, ताकि ये समझ सकें कैसे पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे हमें तैयारी करना है। उन बच्चों को आज ये हमारे यहाँ टैबलेट, हमारे मोदी जी, योगी जी की जो योजना है, ये टैबलेट दिए जा रहे हैं ताकि ये अपना तरक्की के बारे में आगे के सोच सकें। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे टैबलेट मिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सर बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो योगी जी ने ये जो स्टूडेंट्स के लिए किया है वो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी वो।
आगरा के थाना अहमदोला क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े चांदी कारीगर से 33 किलोग्राम चांदी की लूट की। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। चांदी कारीगर ने पुलिस को ये बताया है कि वो अपने घर 33 किलो चांदी लेकर मंडी व्यापारी के यहाँ देने जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद 33 किलो चांदी लेकर बदमाश फरार हो गए। ये बताया है कि वो चांदी का कारोबार करते हैं और चांदी का सामान बनाकर दुकानों में देते हैं। वो अपने घर से बने हुए चांदी के सामान लगभग 33 किलो लेके जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको पीछे से एक मोटरसाइकिल पे दो लोग पीछा कर रहे थे और उन्होंने उनके मुंह पर मिर्ची मारी और उसके बाद वो उनसे चांदी का सामान लेके चले गए। बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के नगर पंचायत में मामूली विवाद में व्यक्ति की चाकू मार दी गई। आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये बताया जा रहा है कि मृतक ओमवीर गांव में ही राजमिस्त्री का काम करता था। मृतक ओमवीर की मां ने मामले की तहरीर थाने में दी है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस का हमलावर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। साहब दोनों पार्टी थी की हुई। अच्छा। अब इनमें क्या पता पहले लड़ाई हो रही हो नहीं हो, तो जे आए उधर से भी आए, इधर से थे, इनमें मौजूदी हो रही थी ठेले पे। हम ठेला चलाते हैं साहब सब्जी का। हम वहाँ बैठे हुए थे, दो बंदे, दो लड़के बैठे हुए थे। हम बतला रहे अपने जे इधर से आए, जब वो उधर से आया तो इनने फिर ऐसे हल्के से चपत मार दिया उसको। उसने पीछे से लगा रहे तब मार के बच गया। इतना काम हुआ साहब। पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा पहुंचे, साथ ही कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास भी पहुंचे। इस मौके पर प्रतिमा दास ने कहा है कि ये रूटीन बैठक है, सदन भी शुरू होने वाली है, इसलिए बैठक हो रही है। अरे ऐसी रूटीन बैठक है, जब माननीय हमारे सीएलपी लीडर हैं तो विधायकों को बैठक, सदन चलने वाला है। देखा जाए तो एमएलसी चुनाव को लेकर 7 उम्मीदवार होने चाहिए थे। वो 7 उम्मीदवार तो हमको लगता है कि 2 भाजपा के, 2 जेडीयू के और 3 राजद के ऑलरेडी घोषित हैं। तो वैसा तो कुछ ये नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की एक बैठक जारी है। हालांकि इसे सीक्रेट बैठक भी कहा जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं उनका ये कहना है कि महज ये एक रूटीन बैठक है। हालांकि इस बैठक के कई सारे मायने भी हैं, क्योंकि जल्द ही आपको बता दें कि ये जो एमएलसी चुनाव हो रहे हैं इसमें हालांकि कांग्रेस ने अपने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है इसको लेकर लगातार उनकी तरफ से बैठक का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस विधायक दल नेता अजीत शर्मा के पटना स्थित आवास पर जो बैठक चल रही है, इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम आगे की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन में नहीं है। वहीं विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि यह हमारे नेता के ऊपर है कि हम उम्मीदवार उतारे या नहीं। तो कोई नहीं है। यहाँ की जो परिस्थिति है उससे पहले भी हमने आला कमान को सभी बात से अवगत करा दिया है। ये क्या क्या परिस्थिति है, किसकी क्या संख्या है करता है कि हम उम्मीदवार उतारें अथवा न उतारें, उसके बारे में अब जब बैठक होती है तो सारी बातें छल के आ जाएंगी सामने कि हमारा उम्मीदवार होगा कि नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवान में शादी समारोह में पूजा के दौरान घर का छज्जा गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 25 से 26 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। गांव में पूरा सन्नाटा पसर गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर है कि कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना भी रेफर कर दिया गया है। घटना सिसवन थाना इलाके के भगर गाँव की है।
तो बता दें आपको कि सिवान में बारात के दौरान एक पूजा कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान अचानक से छज्जा गिर जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 25 से 26 लोगों के घायल होने की बातें भी सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ लोगों का इलाज फिलहाल किया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। तो बता दें कि सिवान में बारात समस्तीपुर जिले से एक मार्मिक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक माता पिता अपने मृत बेटे के शव को अस्पताल से लेने के लिए लोगों से भीख मांगते हुए दिख रहे हैं। दरअसल इन्हें अपने बेटे का शव सदर अस्पताल से लेने के लिए कुछ रकम जमा करनी थी। हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम कर्मी ने इनसे 50,000 रुपए की डिमांड की। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिले के एडीएम ने सिविल सर्जन को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। दरअसल महेश ठाकुर का मानसिक रूप से विक्षिप्त 25 वर्षीय पुत्र 25 मई से घर से लापता हो गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 7 जून को उन्हें जानकारी मिली कि मुसघरारी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक के शव को पुलिस ने बरामद किया है, जिसके बाद वो मुसघरारी थाने पहुंचे। थाने से जानकारी दी गई कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तब वो सदर अस्पताल पहुंचे और वहां अपने बेटे का शव मांगा, लेकिन वहां मौजूद कर्मी ने शव देने से इनकार कर दिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैसर, इस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर है, जहां पर एक माता पिता के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। क्या कुछ इस मामले में फिलहाल प्रशासन की तरफ से रुख इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, ये एक मामला जो है, इस मामले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जो है समस्तीपुर के सदर अस्पताल मोटी रकम मामले को लेकर ऐसे ही ये मामला जो है कि पहुंचता है आला अधिकारी के पास। उसके बाद जाके जो है कि उसे शब्द तो दे दिया जाता है, मगर बहरहाल जो कि आए दिन जो है तो अस्पताल की हो है मगर कार्रवाई नहीं होती है। इसी को लेकर एक बार फिर से जो है कि जांच टीम जो है, जो यहाँ के जो अधिकारी उन्होंने इसका जांच किया। जांच करने का उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये मामला गलत है। जिला प्रशासन की छवि खराब करने की बात मामला है, मामले के बिल्कुल, तो छवि खराब करने की बात कही गई है। हालांकि ये जानना चाहेंगे कि क्या उस परिवार को शव मिला या नहीं। होती है एडीएम कुमार के पास पहुंचती है, उसके बाद मामले का संज्ञान होता है, जांच करते हैं। उसके बाद प्रशासन जो है, अस्पताल प्रशासन जो है कि शव को सौंप देती है और लोग परिजन जो है अपने एक बच्चे को ले जाके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं। मगर बच्चे के शव के लेने के वजह से जो अपने जो उसके परिजन है वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं। जब ये मामला जो है, जब मामला अधिकारी तक पहुंचता है, तब जाके जो है कि वो अधिकारी हरकत में आते हैं और तब उनके शव देने पर विवश हो जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि मानवता एक बार फिर से शर्मसार हो गई है, जब अपने बेटे का शव लेने के लिए जब पहुंचते हैं कर्मी और मांगते हैं पोस्टमार्टम कर्मी से, तो उसके एवज में मोटी रकम मांगते हैं। मगर ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी एक मामला और एक वीडियो वायरल हो चुका है, मगर अब तक उस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर सामने आई, जहां पर अपने बेटे के शव को लेने के लिए एक माता पिता को भीख मांगने पर आमदा होना पड़ा है। हालांकि प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है और शव को फिलहाल परिजनों को सौंप दिया गया है।
मुजफ्फरपुर में 25 दिसंबर को भूमिहार ब्राह्मण समाज का महाकुंभ आयोजित होगा। दरअसल पारू के रामचंद्रपुर कॉलेज मैदान में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के एक दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। महाकुंभ में 50,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा है कि यह फ्रंट बीते 2.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में अपने साथियों के संघर्ष के बल पर राज्य के 38 जिलों के लोगों की जुबान पर आ गया है और ये सब के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि समाज को संगठित और संघर्षशील बनाकर अपनी गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करें। ये पारू प्रखंड का भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का सम्मेलन था। आज इस सम्मेलन में हम लोगों ने जो पार्टी और फ्रंट का हमारा जो मूल उद्देश्य है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। इस फॉर्मूले पर समाज के लोगों से हमने कहा कि आप आपके बीच में जो आपसी कटुता है उसको खत्म करिए और एकजुट होइए। पटना सिटी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से कृत पेट्रोल पंप के पास पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए दर्जनों पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बता दें आपको कि देश अपनी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी कड़ी में पर्यावरण स्वच्छ, सुंदर और संतुलित रखने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पूरे देश में वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। रोहतास जिले में एक घायल बंदरिया अपने बच्चे के साथ इलाज के लिए खुद अस्पताल पहुंच गई। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन सचमुच ऐसा हुआ है। डॉक्टर ने जब देखा कि बंदरिया घायल है तो उन्होंने उसका इलाज किया। कुछ देर तक क्लिनिक में रहने के बाद बंदरिया वहां से चली गई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो डॉक्टर SM अहमद ने निजी क्लिनिक का बताया है। आप जानकारी के अनुसार सासाराम के शाहजुमा मोहल्ले में स्थित एक क्लिनिक में एक चोटिल बंदरिया अपने बच्चे के साथ इलाज करने के लिए पहुंच गई। इस दौरान बंदरिया अपने बच्चे को सीने से चिपकाए रही। लोगों ने जब मां की ममता का यह अनूठा वाकया देखा तो भावुक हो गए। डॉक्टरों ने घायल बंदरिया की मरहम पट्टी की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये वाकया सच्ची घटना है। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में हम आपको राजधानी पटना के काली घाट का नजारा दिखा रहे हैं, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आए। आज दशहरा पूजा, गंगा पूजा, आज गंगा स्नान किया। हाँ, गंगा स्नान किए हैं, बहुत अच्छा लगा। जाना पड़ रहा है, हम घाटे किनारे में सारा चीज़ दे देते हैं, अपना यहीं पूजा कर लेते हैं, बता भी देते हैं कैसे पूजा करना है और मंदिर आपके सामने में है। ये गंगा दशहरा में जो गंगा स्नान करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। अच्छा। और आज के दिन दान और पुण्य का, दान धर्म करने का बहुत बड़का महत्व है। आज गंगा दशहरा है और इस वक्त मौजूद हैं राजधानी पटना के काली घाट पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से जो श्रद्धालु हैं गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं गंगा घाट पर मौजूद हैं और आज गंगा स्नान को लेकर के जो है आज गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग आए हैं, जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं और लगातार जो है गंगा में स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो पूजा कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है पूजा की सामग्रियाँ भी मिल रही हैं। जो पूजा करने वाले हैं वो काफ़ी जो है उन्हें दूर नहीं जाना पड़े प्रसाद खरीदने के लिए, पूजा सामग्रियाँ खरीदने के लिए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे जो सामान की जो बिक्री हो रही है वो सजाया हुआ है पूजा करने के लिए। मुंगेर में भी गंगा स्नान को लेकर जिले के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखा। घाट पर गोताखोर सहित प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई है। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरित हुआ था। इस कारण गंगा पूजन और गंगा स्नान का महत्व आज के दिन काफी बढ़ जाता है। मान्यता तो ये भी है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।